हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कृष्णा एंड यू आर वाचिंग राइट नाउ केमिस्ट्री इन आवर फेस्ट। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो क्लास आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एटॉमिक और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक उठा रहे हैं यहाँ पे एटॉमिक साइज। तो चलिए देखते हैं क्या होता है एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज का मतलब क्या है सर? एज द नेम सजेस्ट, एटॉमिक साइज मीन्स साइज ऑफ एन एटम। मीन्स अगर मेरे पास हाइड्रोजन है तो इसकी साइज क्या होगी, मेरे पास हीलियम है तो इसकी साइज क्या होगी। ये जो साइज है इसका कुछ ना कुछ तो मेजरमेंट होता होगा ना, इसी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे और ये क्या होता है उसी के बारे में जानकारी लेना है हमें। और जो कि देता कौन है? एटॉमिक साइज। क्या होता है आप बताओगे सर? ये बड़ा ही आसान है। ये रहा एटम का न्यूक्लियस, किसी भी एटम का न्यूक्लियस, और ये रहा इसका आउटर मोस्ट शेल। तो न्यूक्लियस के सेंटर से, समझिएगा, न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल देंगे? एटॉमिक रेडियाई। क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियाई। और हम जानते हैं एटॉमिक रेडियाई अगर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पे तो क्या होगा सर? 0.529 n स्क्वायर अपान जेड फार्मूले से हम लोग एटॉमिक रेडियाई कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सपोज कर लेता हूँ मैं ये हाइड्रोजन का एटम है, तो आप क्या बोलोगे सर? 0.529 n की जगह पर मुझे क्या रखना है? नंबर ऑफ शेल। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1s1 मीन्स नंबर ऑफ शेल तो 1 ही है, इसलिए यहाँ मुझे 1 का स्क्वायर रखना है अपान जेड क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। आप वैल्यू पुट करोगे 1, तो जो एटॉमिक रेडियाई यहाँ पर आपको मिल रही है वो क्या मिलेगी? तो आप बोलोगे 0.529 एंगस्ट्रॉन। अब अगर आपने रेडियाई कैलकुलेट कर लिया तो आपको बस एक ही काम करना है, जैसे आप सर्कल ड्रा करते हो रेडियस के थ्रू, वैसे ही एटॉमिक रेडियाई से आप उसके चारों तरफ का एरिया बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं और ये आपके एटम का साइज होगा। तो सर इतना आसान है? बिल्कुल। तो क्या बताओगे एटॉमिक रेडियाई को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है क्लास? या फिर एटॉमिक रेडियाई क्या होती है? सर एटॉमिक रेडियाई मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड आउटर मोस्ट सेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, तो डिफाइन कैसे करोगे? आप बताएंगे एटॉमिक साइज ऑफ एन एटम may be taken as the distance from the nucleus and outermost shell of the electron। मीन्स एटॉमिक साइज क्या कहलाएगा कि न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के आउटर मोस्ट सेल तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी? एटॉमिक रेडियाई। और रेडियाई अगर मिल गई तो साइज आप बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या इतना आसान है किसी एटम की साइज को कैलकुलेट करना सर, कि उसके न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक की डिस्टेंस को हम लोग ले लें, एक सर्कल ड्रा करें, वही एटम की साइज होगी? बिल्कुल। बट इतना आसान भी नहीं है क्लास, इसके साथ में कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी हैं। अब वो क्या है सर? चलिए देख लेते हैं। दूसरा टॉपिक हम लोग क्या डिस्कस करेंगे इसी में? दूसरा क्या मतलब? डिफ़िकल्टी इन डिटरमाइनिंग ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को ही कैलकुलेट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या क्या प्रॉब्लम है भैया? चलो देखते हैं। सबसे पहला क्या प्रॉब्लम है? पहली प्रॉब्लम तो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऐसे शार्प एजेस वाले शेल में तो पाया नहीं जाता, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? इलेक्ट्रॉन के क्लाउड में रहेगा ना। इलेक्ट्रॉन क्या बना के रखता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। पहली चीज़ क्या बताओगे? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो लंबी दूरी तक इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को बनाए रखता है। तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि अब अगर हमें यहाँ पर न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक की डिस्टेंस का पता लगाना हुआ तो मैं कहाँ तक लूँगा भाई? आप बताओ। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, कि यहाँ तक? मुश्किल है ना, बिकॉज क्लाउड है। और ये क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी लार्ज डिस्टेंस तक भी क्या है? जीरो नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ भी पाया जा सकता है, यहाँ भी पाया जा सकता है, यहाँ भी, इवन
यहाँ भी पाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है एटॉमिक रेडियाई का। पहली दिक्कत तो यहाँ पे है। ओके, कहाँ पर है भैया पहली दिक्कत? सर पहली दिक्कत तो है इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को सही सही पता लगाना, जो कि लग नहीं सकता। दूसरी की दिक्कत ये है कि किसी भी बल्क से एक एटम को अलग करना क्या है, थोड़ा सा असंभव है। मीन्स बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज एटम की साइज क्या है, बहुत छोटी है। एक एटम को अलग करना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल है, बिकॉज एटम की साइज बहुत छोटी है। और जब तक आप एटॉमिक साइज की बात आप कर रहे हो, जब तक आप इसे अलग नहीं कर लोगे तब तक उसकी साइज का पता लगाया जाना मुश्किल है। तीसरी बात, ये भी ध्यान दे लीजिए, तीसरी कौन सी डिफिकल्टी आ सकती है? चलो सर मैंने मान लिया कि मैंने इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पता लगाया और मैंने मान लिया कि चलो मैं एवरेज डिस्टेंस ले लेता हूँ कि यहाँ तक हमें मिलता है। ओके, तो ये इसका सेल हो जाएगा ना चारों तरफ अगर मैं ड्रा करूँगा। मीन्स बोहर के लॉ के अकॉर्डिंगली, तो चलो मैंने सपोज कर लिया कि यहीं तक इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन नहीं है। मीन्स ये क्लाउड का एवरेज डिस्टेंस मैंने मान लिया यही है। ठीक, तो इसका मतलब अब तो क्लियर हुआ ना सर, न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट शेल तक की डिस्टेंस ये हो गई। अब मैं रेडियाई निकाल लूँगा, एटम की साइज आ जाएगी। आप भूल रहे हो भाई, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है, याद करिए। और अगर वो वेव नेचर शो करता है तो वेव की तरह चलेगा ना भाई, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। इसका मतलब फिर से वही बात हुई, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है भाई, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। मतलब एटम की रेडियाई ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। मीन्स एटॉमिक रेडियाई को कैलकुलेट करना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है। इसलिए एटॉमिक साइज का भी कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल है। तो इन्हीं सारी डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए क्या काम किया गया, इनको अलग अलग केसेस में रखा गया। क्यों? क्योंकि अगर आप बात करें चौथी डिफिकल्टीज की ना, क्यों अलग किया गया, तो समझिएगा। जैसे मान ही लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए कि एक हाइड्रोजन एटम की साइज ये है, लेकिन जब यही हाइड्रोजन एटम अपने किसी दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ में क्या काम करता है, अपने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सपोज करिए कि अगर हाइड्रोजन के एटम की एटॉमिक रेडियस इसमें मान लेता हूँ इतनी है, 3 पिकोमीटर मान लिया मैं है। ओके, लेकिन जब यही हाइड्रोजन अपना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाता है तो उस कंडीशन में जो इसकी साइज होती है वो छोटी हो जाती है। तो एटॉमिक साइज जो थी वो तो रह नहीं जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस से लेकर के इसके न्यूक्लियस के बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ओके, तो एक बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड का हाफ हमारा रेडियाई कहलाएगा। तो अब जब आप हाफ करोगे तो जो ये ओवरलैपिंग हुई है, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुई होगी इलेक्ट्रॉन की, ये एरिया इसका भी तो हाफ होगा ना। तो क्या होगा सर, पहले रेडियस कहाँ था, यहाँ से लेकर के आउटर मोस्ट सेल ये था, अभी क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ तक ही माना जाएगा। इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद भी ये कॉन्ट्रैक्ट होकर के साइज को छोटा कर देता है। इसका मतलब वो एटॉमिक रेडियाई को कैलकुलेट करना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है। इन्हीं सारी समस्याओं को क्या किया गया, दूर किया गया। कैसे? इनके टाइप्स को समझ के। क्लियर? तो क्या बातें हुई हमारी अभी आप तक कि सर हम लोगों ने अभी पढ़ा, अभी तक ये समझा कि एटॉमिक साइज क्या होता है, न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के आउटर मोस्ट सेल तक की डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियाई बोलेंगे या एटॉमिक साइज बोलेंगे। रेडियस का पता अगर लग जाएगा तो उसका सर्कल ड्रा करके एटम की साइज का पता लगाना मुश्किल नहीं है, आसान है। बट मुश्किल है तो एग्जैक्ट एटॉमिक साइज का पता लगाने के लिए एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस का पता लगाना। भाई डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग ऑफ एटॉमिक रेडियस ने हमें क्या जानकारी दी, इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। ओके, और लार्ज डिस्टेंस तक भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है। मतलब एटम की रेडियाई लंबी दूरी तक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है ना। दूसरी चीज क्या हुआ कि एटम को अलग नहीं किया जा सकता। तीसरी चीज क्या हुआ, भाई वेव नेचर में रहता है, ऐसे तो रहता नहीं है, शार्प एजेस तो मिलते ही नहीं है। चौथी चीज क्या हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद उसकी साइज ऑटोमेटिकली छोटी हो जाती है। इसी चीज के समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया, आगे बढ़े हम और कहाँ पहुंचे, टाइप्स पे। टाइप पे एटॉमिक साइज समझ सकते हैं। हाँ, पहला क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला कोवैलेंट रेडियाई, कोवैलेंट रेडियस। ओके, दूसरा क्या है यहाँ पे हमारे पास, कोवैलेंट के बाद मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस। ओके,
और थर्ड क्या है हमारे पास, समझिएगा, थर्ड है वैंडर वाल रेडियस, वैंडर वाल रेडियस, और फोर्थ है हमारे पास आयनिक रेडियस। ओके, ये चारों रेडियस आप समझ जाइए, एटम की साइज बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। ओके, तो चलिए इसमें से सबसे पहले हम लोग रखते हैं किसको, कोवैलेंट रेडियाई या फिर कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस क्या होता है, कोवैलेंट रेडियस? कोवैलेंट रेडियस तो हम लोग पढ़ेंगे क्लास, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि कोवैलेंट का मतलब क्या होता है। आप बोलोगे व्हेन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन बिटवीन टू सेम आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम। जब दो सेम या फिर दो डिफरेंट एटम के बिटवीन शेयरिंग होती है तो जो बनने वाला बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ H और Cl में क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। हम जानते हैं, अभी आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे कि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कैसे आ जाता है बाद में बात होगी। लेकिन अभी ये समझना है कि अगर शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की तो कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब थोड़ा ध्यान दो, इस जगह पर पहुंचो और इसी को मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर हाइड्रोजन का एक एटम ये है और ये रहा होगा इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे होंगे, तो ये रहा इसका एक इलेक्ट्रॉन। दूसरा वाला हाइड्रोजन का एटम क्या है, ये रहा इसका वाला इलेक्ट्रॉन, ये रहा। अब जब ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, तो इनको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के ऑर्बिटल से ओवरलैप होना पड़ेगा। क्यों भैया, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1s1 होता है और s में एक ही इलेक्ट्रॉन है। दूसरा वाला जो हाइड्रोजन होगा उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 ही होगा और एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। जब ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे तो ये दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके एक ऊपर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ओके, और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑर्बिटल को कंप्लीट कर देंगे। और जहां H था वहीं क्या बन जाएगा, H2। ये बन गया मॉलिक्यूल और स्टेबल मॉलिक्यूल है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान दिया जाए तो भाई कंप्लीट है और इसका ऑर्बिटल भी फुल्ली फिल्ड है। तो लेकिन ध्यान दीजिए, पहले जो एटम की रेडियाई थी वो कहाँ से कहाँ तक रही होगी, यहाँ से लेकर के आउटर मोस्ट सेल तक की रही होगी। इसकी भी एटॉमिक रेडियाई न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के आउटर मोस्ट सेल तक रही होगी। लेकिन अभी क्या हुआ, बॉन्ड किसके किसके बिटवीन लगा होगा, इसके न्यूक्लियस से लेकर के इसके न्यूक्लियस के बिटवीन। लेकिन ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बना है, हम क्या पढ़ रहे हैं, कोवैलेंट रेडियाई, इसी का जस्ट हाफ। तो जब आप हाफ करोगे तो ध्यान से देखिए, जो इसका एटॉमिक रेडियस पहले था ये वाला इतना एरिया, वो क्या हो गया, इतना कम हो गया भाई, इतना कम हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो जो उसका एटॉमिक रेडियस मिलता था या मिलेगा या मिल रहा होगा, उससे क्या रहेगा, ये कम रहेगा। किसका, कोवैलेंट रेडियस का। तो इसके हिसाब से हमें क्या समझ में आया, तो हम बताएंगे सर, अगर दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं तो इस एटम के न्यूक्लियस से लेकर के दूसरे एटम के न्यूक्लियस के बिटवीन एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इस बॉन्ड को क्या बोला जाएगा सर, इस बॉन्ड को नाम दिया गया कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। एंड half of the covalent bond is known as covalent radii। क्या नाम दिया गया, covalent radii। तो क्या बताओगे डेफिनेशन में, it is equal to the 1/2 of the distance। ओके, ऐसे रख लो, 1/2 of the distance। कैसा डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ऐसा राइट कर दो, या इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस between the two identical
एटम मतलब होम्योएटॉमिक मॉलिक्यूल होने चाहिए बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम बॉन्डेड बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या बताओगे सर? एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, समझ गए वहाँ से बातें। बट सर कोवैलेंट रेडियाई क्या होगी? जब एक एटम दूसरे एटम के साथ में अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, शेयर करेगा। शेयर करने के बाद एक इसके न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस के बिटवीन जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट रेडियाई क्या होगी? कोवैलेंट बॉन्ड की जो लेंथ है उसका जस्ट हाफ। इट मीन्स कोवैलेंट रेडियस इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ अपॉन 2। और ये कैसा बॉन्ड लेंथ है भैया? कोवैलेंट बॉन्ड लेंथ है, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द टू आइडेंटिकल एटम, ओके, बॉन्डेड बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलोगे कोवैलेंट रेडियाई क्या है? क्लियर हो गया। चलिए अब अगर इस पे एक न्यूमेरिकल आपके सामने रख दिया जाए तो क्या हम लोग सॉल्व कर पाएंगे? चलिए देख लेते हैं। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसके ऊपर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस ये बात आप याद रखिएगा। न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ। तो 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है बॉन्ड लेंथ ऑफ एटम ए एंड बी इज 2.32 एंगस्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक एटम है ए, दूसरा एटम है बी, एटम ए और एटम बी। इन दोनों को जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ी तब इनके द्वारा जो बनाया गया बॉन्ड लेंथ है, ये ए और बी के बिटवीन की जो बॉन्ड लेंथ है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, वो कितनी है? 2.32 एंगस्ट्रॉन। तो ये कह रहा है डी ए बॉन्ड बी, तो डी ए बॉन्ड बी इज 2.32 एंगस्ट्रॉन। ओके, इफ कोवैलेंट रेडियस ऑफ एटम बी, मतलब जो एटम बी है इसका कोवैलेंट रेडियस हमें दिया गया है, वो कितना है? 0.99 एंगस्ट्रॉन। कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ ए। ए का एटॉमिक रेडियस आपको यहाँ पर बताना है। ये तो बड़ा आसान है सर। ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ पर डी ए एंड बी, ये क्या होगी? ये रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी के इक्वल होगी। ए और बी की डिस्टेंस आपको दी गई है, वो कितनी है? वो है सर 2.32 एंगस्ट्रॉन। ए की पता है? हाँ पता है, 0.99 है। चलिए प्लस बी की रेडियस नहीं पता तो निकाल लेते हैं ना। आर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.32 और ये माइनस 0.99, तो आर बी क्या हो जाएगा? अब मुझे नहीं लग रहा है यहाँ से आगे बताने की ज़रूरत है। क्लियर? ये तो पहला हो गया। दूसरा कह रहा है सी बॉन्ड सी, मतलब ये कि एक एटम कार्बन का जब दूसरे कार्बन के एटम के साथ में शेयरिंग करता है, उस दौरान जो बॉन्ड बनता है वो कोवैलेंट बॉन्ड है, उसे क्या नाम दिया जा रहा है? सी। सी बॉन्ड सी, वो कितना है? 1.54, वो है 1.54 एंगस्ट्रॉन। तो हो गया बॉन्ड लेंथ बिटवीन सी एंड एसआई मीन्स सिलिकॉन एंड सिलिकॉन इज 2.34 एंगस्ट्रॉन। इसका मतलब दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल है वो सिलिकॉन का है। सिलिकॉन जब शेयरिंग करता है तो उसके बिटवीन जो न्यूक्लियस है वो जो बॉन्ड बनाता है सिलिकॉन और सिलिकॉन के बिटवीन, वो है 2.34, ओके, रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द बॉन्ड लेंथ ऑफ सी एंड एसआई, मीन्स आपको जो बॉन्ड लेंथ बताना है वो तब बताना है कि जब कार्बन और एसआई क्या कर जाएं, आपस में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर जाएं। तो सर बड़ा आसान है, बस हमें ये पता चल जाए कि कार्बन की एटॉमिक रेडियाई क्या है और सिलिकॉन की एटॉमिक रेडियाई क्या है, दोनों को क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। तो बड़ा आसान है, कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप क्या बताओगे? डिस्टेंस ऑफ कार्बन एंड कार्बन इज इक्वल टू रेडियाई ऑफ कार्बन पहले वाले एटम का एंड रेडियाई ऑफ कार्बन दूसरे कार्बन का। ये डिस्टेंस हमें दी गई है, कितनी है सर? 1.54 है। ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, हो जाएगा 2RC। तो RC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
1.54 डिवाइड बाई 2, RC इज इक्वल टू हो जाएगा 0.77 एंगस्ट्रॉन। क्लियर। दूसरा क्या मिलेगा हमारे पास, यहीं पर आ जाइए, सिलिकॉन और कार्बन के बिटवीन की बात कर लिया जाए। यहाँ क्या बताओगे आप, बताएंगे, चलिए यहीं सॉल्व कर लेते हैं। तो आप बताओगे डिस्टेंस बिटवीन सिलिकॉन एंड सिलिकॉन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलिकॉन ऑफ फर्स्ट एटम एंड रेडियस ऑफ सिलिकॉन ऑफ सेकेंड एटम। तो सेकेंड एटम के सिलिकॉन का भी रेडियस ले लिया जाए। ये डिस्टेंस हमें पता है 2.34 एंगस्ट्रॉन है और ये दोनों मिलकर के 2RSI बन जाएंगे। तो रेडियस SI मतलब क्या हो जाएगा, सिलिकॉन का रेडियस क्या हो जाएगा 2.34/2 और आपको आंसर मिलेगा इसका 1, यहाँ पर देखिए 2 1 जा 2, 1.17 एंगस्ट्रॉन। पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा गया है यहाँ पे कार्बन और सिलिकॉन की बॉन्ड लेंथ क्या होगी। तो बड़ा आसान है सर, इसे सॉल्व कर लेते हैं ना। डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एंड सिलिकॉन ये किसके इक्वल होगा, ये होगा रेडियस ऑफ कार्बन प्लस रेडियस ऑफ सिलिकॉन। रेडियस ऑफ कार्बन और रेडियस ऑफ सिलिकॉन, कार्बन का रेडियस कितना है हमारे पास 0.77 प्लस सिलिकॉन का रेडियस कितना है हमारे पास 1.17। चलिए ऐड कर देते हैं, 7 7 14 कैरी 1 1 यहाँ है, 7 यहाँ 8 19.1। क्लियर। ये एंगस्ट्रॉन, इतना एंगस्ट्रॉन आपका कार्बन और सिलिकॉन का रेडियस आएगा। तो एटॉमिक रेडियाई में ये खत्म हुई आपकी पहली कोवैलेंट रेडियाई, जिसे हम बड़ी आसानी से डिफाइन भी कर सकते हो, कैलकुलेट भी कर सकते हो। क्लियर। तो चलिए अब अगला लेते हैं हम लोग। अगला कौन सा था हमारा सर, अगला था मेटालिक रेडियाई। बहुत इजी है मेटालिक रेडियाई भी। बात करते हैं क्या है मेटालिक रेडियाई। देखो जब तक इरेज कर रहा हूं तब तक सुनते रहिए कि जो एटम है क्लास मेटल का, वो पहली बात तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता नहीं है। इसका मतलब उसके एटम के कॉन्ट्रैक्ट होने का कोई चांस तो है नहीं ना। मैं क्या कहना चाहता हूं, दूसरी बात किसके साथ करने वाले हैं हम लोग सर, दूसरी बात लेने वाले हैं यहाँ पे मेटालिक रेडियाई के बारे में, या मेटालिक रेडियस के बारे में, या मेटालिक साइज के बारे में। तो क्या होता है मेटालिक रेडियस, ओके बहुत ही आसान है इसे समझना। एक मॉडल है हमारे पास सी इलेक्ट्रॉन मॉडल, सी इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ मेटल। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई मेटल अपने बल्क में मौजूद है, मतलब नंबर ऑफ मेटल्स वहाँ पर मौजूद हैं, अकेला नहीं, तो क्या काम होना है कि जैसे सपोज कर लीजिए सोडियम का ही है, तो सोडियम क्या काम करता है, अपने वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है और खुद पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर लेता है। तो जो सोडियम है वहाँ पर उसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ओके, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे ये किसकी बात हो रही है, एक टर्म होता है क्लास यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस। ये बात हम लोगों को क्लास 12th में पता चलेगी। जैसे NaCl का स्ट्रक्चर अगर हमें ड्रा करना होता है तो ये होता है उसका एक यूनिट सेल है क्रिस्टल लैटिस का। 8 कोने हैं इसके पास, सारे कॉर्नर पे इस हर जगह पर सोडियम मौजूद होता है और इस हर जगह पर Cl मौजूद होता है। NaCl के स्ट्रक्चर के बारे में बात मैं कर रहा हूँ। और ये सब हर एक फेस से क्या होते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट होते रहते हैं, बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं स्ट्रॉन्ग स्टैटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड के थ्रू। तो ये क्रिस्टल लैटिस होता है। इसकी बात हम लोग नहीं करने वाले, बस इतना समझने वाले हैं कि ये क्रिस्टल लैटिस होता है तो होना क्या रहता है कि यहाँ अगर सोडियम रहता है तो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन जाता कहाँ है, वो इलेक्ट्रॉन इन्हीं के इर्द गिर्द आसपास मौजूद रहता है और मोबाइल फॉर्म में रहता है। मोबाइल फॉर्म में होने का मतलब हो गया कि वो किसी पर्टिकुलर प्लेस पर स्टैटिक फॉर्म में नहीं रहेगा, रुका हुआ नहीं रहेगा, चलता फिरता रहेगा। तो सर सी इलेक्ट्रॉन मॉडल क्यों बोला जाता है? जैसे समंदर में लहरें सरफेस पर एक एंड से दूसरे एंड तक बिना रुकावट के बहती हुई चली जाती हैं, वैसे इनके बिटवीन जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं क्लास, वो भी बिना रुकावट के एक एंड से दूसरे एंड तक बहते हुए चले जाते हैं। ओके, तो ये क्या है आप बताओगे सर? हम लोग बात कर रहे हैं मेटालिक रेडियस की, और ये क्या है? आपने कहा जब कोई मेटल क्रिस्टल लैटिस की बात मैं कर रहा हूँ, इस जगह पर
क्रिस्टल की लैटिस के बाद 12th में पता चलेगी क्या होता है। तो आप बताओगे जब कोई मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है अपने ऊपर। उस पॉजिटिव चार्ज रखने वाले को बोलते हैं हम लोग कर्नल सेल। ओके, और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसे क्या बोला जाता है? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या घटना होती है यहाँ पे कि एक कर्नल सेल अपने चारों तरफ कई सी ऑफ इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होता रहता है और एक इलेक्ट्रॉन अपने चारों तरफ कई कर्नल सेल से अट्रैक्ट होता रहता है। क्लियर? चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है? मोबाइल फेस में है। इलेक्ट्रॉन कैसा है यहाँ पे? मोबाइल फेस में है, इसलिए जो इसका इंटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन रहेगा वो क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग रहेगा कि वीक रहेगा? भाई चलता फिरता आदमी कितना जोर लगाएगा? खड़े होकर के खींचोगे तो ज़्यादा जोर लगेगा, इसलिए क्या होगा? इंटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन इसका क्या होगा भैया? वीक होगा। इसका मतलब हो गया कि कोवैलेंट रेडियाई की तरह एटम को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ये क्या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा? तो समझिएगा, तो जो इन दोनों के बिटवीन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा किसकी वजह से? कर्नल सेल और इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसे हम लोग बोलेंगे मेटेलिक बॉन्ड। और ध्यान से सुनिएगा, दो एडजेसेंट एटम के बिटवीन जितनी डिस्टेंस है ये बोली जाएगी मेटेलिक डिस्टेंस, एंड 1/2 ऑफ द मेटेलिक डिस्टेंस इज नोन एज मेटेलिक रेडियाई। क्या बोलेंगे इसको? मेटेलिक रेडियाई। तो क्या बताओगे यहाँ पे क्या है मेटेलिक रेडियाई? सर बड़ा आसान है, मेटेलिक रेडियाई इज इक्वल टू हो जाएगा मेटेलिक बॉन्ड डिवाइड बाई 2। क्लियर? बड़ा आसान है। क्या बताओगे मेटेलिक बॉन्ड के बारे में? फिर से समझते हैं। मेटेलिक रेडियाई को हम लोग सी इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ मेटल से समझ रहे हैं। वो क्या कहता है? वो कहता है कि किसी भी एटम को अगर ध्यान से देखा जाए मेटल का, और वो मेटल अपने क्रिस्टल लैटिस में मौजूद हो, क्रिस्टल लैटिस मतलब कि ढेर सारा एटम मौजूद हो, उसमें मैं बात कर रहा हूँ इस जगह पर, तो किसके फॉर्म में मौजूद होगा? किसके फॉर्म में मौजूद होगा? लैटिस का मतलब क्या हुआ? समझा दे रहे हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ओके, ऐसे यहाँ पर, अब यही फॉर्म यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, ऐसे चलता यहाँ भी रहेगा ना, ऐसे। तो वहाँ से किसी एक एटम की बात हो रही है। तो आप क्या बताओगे? एक मेटल दूसरे मेटल के बिटवीन क्या है? मेटेलिक डिस्टेंस है, और इनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो सी इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या बताता है? जो इलेक्ट्रॉन है उसे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और ये हमेशा मोबाइल फेस में होता है जो कि वीक अट्रैक्शन क्रिएट करता है। जो पॉजिटिव चार्ज रहता है इलेक्ट्रॉन के निकाल देने के बाद, उस पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग आयन को बोला जाता है कर्नल्स या फिर कर्नल सेल्स बोला जाता है। हमेशा इलेक्ट्रॉन और कर्नल सेल्स के बिटवीन अट्रैक्शन क्रिएट होता है, जिससे हम लोग बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। ओके, और इसी मेटेलिक बॉन्ड का क्या होना है? जस्ट हाफ होना है, तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं? मेटेलिक बॉन्ड। ओके, चलिए, तो डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे यहाँ पे? हाउ विल यू डिफाइन? आसान है। क्या बताओगे? सर जो समझे हैं वही बता देंगे। क्या समझ में आया है यहाँ से? सर देखते हैं, क्या बताओगे? सर मेटेलिक रेडियस may be defined as the 1/2 of the distance, 1/2 of the distance between the 1/2 of the distance between the two adjacent metal ion in metallic lattice, क्या है मेटालिक लैटिस? जो इमेज भी यहाँ पर आपको दी गई थी। क्या बताओगे? सर मेटालिक रेडियस को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे? मेटालिक रेडियाई may be defined as the 1/2 of the distance between the two adjacent metal। अब ये डिस्टेंस कैसा है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो क्या बताओगे? इंटर न्यूक्लियर मेटालिक डिस्टेंस
दो एटमों के या दो मेटल के आयन के बिटवीन जितनी डिस्टेंस है उसी को 2 से आप डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, मेटालिक रेडियस। ओके, मेटालिक रेडियाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवैलेंट रेडियाई। मीन्स जो मेटालिक रेडियाई है हम लोगों की, क्या है, मेटालिक रेडियाई, मेटालिक रेडियाई या फिर मेटालिक रेडियस हमेशा बड़ा होता है कोवैलेंट रेडियस से। याद रखिएगा ये बात। क्यों? क्योंकि सर जो कोवैलेंट रेडियस होगा उसके जो दो एटम होते हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी साइज में क्या हो जाएगा, समझिए, ओवरलैप अगर हो जाएगा इन दोनों के बिटवीन की डिस्टेंस क्या होती थी, बॉन्ड लेंथ होती थी, और जस्ट इसका हाफ कोवैलेंट रेडियाई होता था। तो जो इतनी डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस इस एटम के लिए, इतनी डिस्टेंस इस एटम के लिए कम हो जा रही है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो जा रही है। लेकिन अगर मेटेलिक बॉन्ड की बात हम लोग कर रहे हैं तो मेटल में ओवरलैप तो होता ही नहीं है, एक मेटल दूसरे मेटल के करीब रहता है, इसलिए जो मेटेलिक बॉन्ड लेंथ होगी वो बड़ी होगी, समझते रहिएगा। ओके, और जस्ट हाफ इसका जो होगा वो मेटेलिक रेडियाई होगा। जैसे सपोज करो मैं सोडियम के लिए रख लेता हूँ, तो जो सोडियम का मेटेलिक रेडियस होगा इसका इस जगह पर, और यहाँ पर जो सोडियम का कोवैलेंट रेडियस होगा, कोवैलेंट रेडियस यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो 154 पिकोमीटर होता है। ओके, जबकि मेटेलिक 231 पिकोमीटर होता है। क्या समझ में आया कि मेटेलिक रेडियस हमेशा कोवैलेंट रेडियस से ज़्यादा होता है। वजह क्या होती है कि कोवैलेंट रेडियस में एटम ओवरलैप होकर के कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे इनकी साइज छोटी हो जाती है, बट मेटेलिक में छोटी नहीं होती है। ओके, चलिए अगला क्या है सर, अगला बॉन्ड है हम लोगों का, अगला रेडियस है हम लोगों का वैन डर वाल रेडियस। चलिए समझते हैं क्या है अब वैन डर वाल रेडियस। भाई कोवैलेंट हो गया, मेटेलिक हो गया, अब वैन डर वाल भी देख लिया जाए। हाँ, बड़ा आसान है। ओके, क्या होता है वैन डर वाल्स रेडियस? समझिएगा, अगर कोई सब्सटेंस कोवैलेंट बॉन्ड बना करके सॉलिडिफाई हो चुका हो, जैसे क्लोरीन का एक एटम क्लोरीन के दूसरे एटम के साथ में इलेक्ट्रॉनों की क्या कर ले, शेयरिंग कर ले। ओके, शेयरिंग करने के बाद ये क्या बनाएगा, क्लोरीन और क्लोरीन के बिटवीन कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ये जो बॉन्ड की लेंथ है ना क्लास, ये बॉन्ड की लेंथ है इसकी 198, और जस्ट हाफ इसका जो होगा वो होगा कोवैलेंट रेडियाई किसकी, क्लोरीन की, और वो है 99 पिकोमीटर। समझिएगा। अब अगर यही एक मॉलिक्यूल तो रहेगा नहीं भाई, हजारों लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल रहेंगे। मैं किसी कंटेनर में अगर इसको रख देता हूँ, या चलो इसमें मैंने रख दिया और इसमें क्लोरीन के एटम है, तो ये जो क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल रहेगा, क्लोरीन के दूसरे मॉलिक्यूल्स, तो क्लोरीन के तीसरे मॉलिक्यूल्स, ऐसे सॉलिड फॉर्म में चले जाएंगे ना, सॉलिडिफाई हो चुके होंगे अगर, तो क्या होगा, जो दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल हैं, वैन डर वाल क्या कहता है, जो दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल हैं जो आपस में क्या बनाए हुए हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बनाए हुए हैं ये, कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड, एंड हाफ ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड इज कोवैलेंट रेडियाई। लेकिन सॉलिड स्टेट में है तो अब दूसरा वाला मॉलिक्यूल तो ऐसा है नहीं कि दूसरा वाला भी इससे क्या हो जाए, ओवरलैप हो जाए, मतलब भाई फर्स्ट मॉलिक्यूल हो गया, अब जो दूसरा वाला रहेगा वो ऐसे इसके ऊपर ओवरलैप थोड़ी ना होगा, ये तो गलत हो जाएगा, फिर 4 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। इसका मतलब ये इससे दूर ही रहेगा। जो दूसरा वाला बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, समझिएगा इस बात को, थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन आसान है। यहाँ देखिए ये भी क्या बनाएगा, वही कोवैलेंट बॉन्ड, और हाफ ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड इज नोन एज कोवैलेंट रेडियाई। लेकिन ये दोनों ही मॉलिक्यूल जो आपस में बॉन्डेड नहीं हैं, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करेंगे जो कि इस एटम से दूसरे एटम के बिटवीन लगेगा। मतलब जो शेयर किया गया था इलेक्ट्रॉन उनके बिटवीन नहीं लग रहा। ये मान लेता हूं मैं मॉलिक्यूल ए है और ये मॉलिक्यूल बी है, इन दोनों के बिटवीन जो लग रहा है, या फिर ऐसे मॉलिक्यूल में सी मान ले रहा हूं, एक और ले रख लें यहाँ पे। चलिए
ये रहा बॉन्ड लेंथ और ये रहा कोवेलेंट रेडियाई। तो इन दोनों के बिटवीन, इसके बिटवीन, इसके बिटवीन, इसके बिटवीन, इसके बिटवीन जो दो मॉलिक्यूल हैं जो आपस में ओवरलैप नहीं है, लेकिन उनके न्यूक्लियस से दूसरे मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस के बिटवीन जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो रहा है उसे वैन डर वाल बॉन्ड बोलेंगे। और 1/2 ऑफ द वैन डर वाल बॉन्ड इज नोन एज वैन डर वाल रेडियाई। तो क्या बोला जाएगा इसको? वैन डर वाल रेडियाई। तो डेफिनेशन में क्या बताओगे? इट इज इक्वल टू द 1/2 ऑफ द internuclear distance between the two adjacent nuclei of non-bonded atoms belonging to the molecules having identical atoms। मतलब समझते हैं, आपने कहा कि इक्वल होगा किसके? ऐसे दो न्यूक्लियाई के जो न्यूक्लियाई आपस में नॉन बॉन्डेड हैं, ऐसे एटम के न्यूक्लियाई से जो आपस में नॉन बॉन्डेड हैं बट वो एटम किसी मॉलिक्यूल का हिस्सा है। ओके, और ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें आइडेंटिकल एटम हो, मतलब अगर ये क्लोरीन है तो ये भी क्लोरीन ही होगा, ये क्लोरीन है तो ये भी क्लोरीन ही होगा। क्लियर? तो जैसे यहाँ मैंने बोला 198 क्लोरीन की क्या होती है? रेडियाई होती है 198। वैसे यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो वैन डर वाल डिस्टेंस होती है वो 160 पिकोमीटर होती है, और क्लोरीन का जो रेडियाई है ये वैन डर वाल रेडियाई इतना हिस्सा वो क्या होगा? 180 पिकोमीटर का होगा। क्लियर? तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन और ये हो गई बातें वैन डर वाल रेडियाई की। यहीं पर एक बात समझ लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अरेंज करने के लिए पूछा जाता है क्लास, कि अगर आपको, अब जैसे हम लोगों ने 3 तरीके की रेडियाई पढ़ ली। पहला कौन सा पढ़ा सर? कोवैलेंट रेडियाई। दूसरा कौन सा सर? मेटालिक। और तीसरा कौन सा सर? वैन डर वाल्स रेडियाई। कोवैलेंट क्या था? दो एटम आपस में ओवरलैप करते थे, उनसे बना हुआ कोवैलेंट बॉन्ड और जस्ट उसका हाफ। दो एडजेसेंट मेटल होते थे, ओके, उनका हाफ, वो ओवरलैप नहीं होते थे। तीसरा वैन डर वाल में क्या? दो मॉलिक्यूल हैं, ओके, और ये मॉलिक्यूल के बिटवीन जो कोवैलेंट रेडियाई है उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन दोनों के न्यूक्लियस के, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस के बिटवीन की डिस्टेंस वैन डर वाल डिस्टेंस एंड हाफ ऑफ दैट डिस्टेंस इज नोन एज वैन डर वाल रेडियाई। तो सबसे बड़ी रेडियाई कौन सी होगी क्लास? तो सर इसे देखने से पता चल रहा है कि सर जो वैन डर वाल रेडियाई होगी वो सबसे बड़ी होगी। उसके बाद सर मेटेलिक रेडियाई सबसे बड़ी होगी। उसके बाद सबसे छोटी कौन सी होगी सर? कोवैलेंट रेडियाई। ये होगा आपका ऑर्डर ऑफ रेडियस किसका? वैन डर वाल का सबसे ज़्यादा, उसके बाद मेटेलिक का, और सबसे छोटा कोवैलेंट रेडियस होगा। वजह आपके सामने है कि कोवैलेंट में एटम हमेशा ओवरलैप कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, साइज छोटी हो जाती है। मेटेलिक में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बिकॉज वो बगल बगल रहता है, ओवरलैप नहीं करता। और वैन डर वाल में तो भाई काफ़ी दूर रहता है ना, इसलिए क्या होगा? वैन डर वाल की सबसे बड़ी रेडियाई होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं आयनिक रेडियाई पे। ओके, बहुत ही आसान है आयनिक रेडियाई भी, और लेकिन आयनिक रेडियाई से मैंने बोला ना क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं क्लास, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत सारे नियम, बहुत सारी शर्तें इस पर अप्लाई होती हैं। चलिए देखते हैं वो क्या क्या है। तो लास्ट टाइप है हम लोगों का एटॉमिक साइज में, वो कौन है? आयनिक रेडियस। समझते हैं
पहले तो यहाँ हमें समझना पड़ेगा आयन के बारे में ना। अगर एक अकेला एटम है तब तक तो क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। क्लियर। वही एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, गेन कर ले बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर वही एटम क्या करे, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिखिए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक नहीं एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन क्या काम कर रहा है, गेन कर रहा है, तब तो कोई पर्टिकुलर एटम जो होगा वो क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा। क्या बनाएगा, एनायन। और अगर वो लॉस कर रहा है तब फिर वो क्या बनाएगा, कैटायन बनाएगा। आए ना बात समझ में। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो आयंस हैं हमारे पास, बात हम लोग किसकी करने वाले हैं, आयनिक रेडियाई की। अब आयंस हमारे पास दो हैं, एक एनायन हो सकता है, एक कैटायन हो सकता है। आयनिक रेडियाई का मतलब क्या हो गया, चलिए समझते हैं। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर एटम की और उसी के आयन की, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लोरीन लिया और क्लोरीन ने क्या काम किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो क्या बन जाएगा, क्लोरीन से क्लोराइड आयन। और यहाँ मैं एग्जांपल रख रहा हूँ सोडियम का, इसने क्या काम किया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया और ये क्या बन गया, सोडियम आयन। क्लियर। तो चलिए समझते हैं इसके आयंस में क्या अंतर होगा। जब क्लोरीन रहा होगा क्लास, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 287। अब 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया यहाँ पे 288, मीन्स ये स्टेबल हो गया। जब तक ये 287 था तब इसके एटम की साइज क्या रही होगी, ये रही होगी। क्लियर। कैसे पता सर इतनी ही रही होगी, मतलब अज्यूम कर रहे हैं 198 होता है, कितने होता है 198। अब अगर 288 की बात मैं करूं क्लोराइड आयन में है तो नंबर ऑफ शेल 3 ही, तो सर ड्रा तो हमें 3 ही करना पड़ेगा, लेकिन साइज क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। क्यों, क्या वजह है, पढ़ते हैं। सोडियम के बारे में यहाँ बात करता हूँ मैं, तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर 281 होगा और इसके एटम को अगर मैं ड्रा करूँगा तो 3 शेल हमें ड्रा करना पड़ेगा, जो कि कुछ ऐसे होंगे। लेकिन यहाँ अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूँ तो मुझे मिलेगा 281 तो गायब ही हो गया, इसका मतलब लगभग 3rd शेल निकल गया। तो अब हमें 2 ही शेल ड्रा करना पड़ेगा, इसलिए इसकी साइज़ क्या हो गई, छोटी। क्यों साइज छोटी हो गई, बात करते हैं। यहाँ देखिए ये क्या है, क्लोरीन का आयन है और यहाँ क्या है, ये सोडियम का आयन है। थोड़ा इनके एटम की तरफ चलो। अगर न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक की डिस्टेंस ले ली जाए, उसे हम लोग क्या बोलते थे, एटॉमिक रेडियाई। लेकिन अब अगर वही एटम, ये क्या है, क्लोरीन का एटम था, लेकिन वही एटम क्या बन चुका है, आयन बन चुका है। तो अब अगर न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल तक की डिस्टेंस ली जाएगी तो क्या बोल दिया जाएगा इसको, आयनिक रेडियाई। वैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सोडियम का क्या था, एटम था, तो सोडियम के न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट शेल तक की डिस्टेंस को क्या बोला गया था, एटॉमिक रेडियाई। लेकिन अब ये सोडियम का आयन है कैटायन के फॉर्म में, तो यहाँ न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट सेल तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, आयनिक रेडियाई। मीन्स डेफिनेशन में कोई खास परिवर्तन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको डेफिनेशन दे भी नहीं रहा हूँ, आप खुद ही बना सकते हो। दूसरी चीज़ आप बोलोगे सर ये बात मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि जो न्यूक्लियस होगा वो तो है पॉजिटिव, समझ में आया, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो पाए जाएंगे शेलों में वो तो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड के फॉर्म में पाए जाएंगे ना, और यही तो डिफ़िकल्टी थी ना कैलकुलेट करने में। हाँ बिल्कुल, तो आपके डेफिनेशन में थोड़ा सा बदलाव ये करना है कि डिस्टेंस, क्या बताओगे आयनिक रेडियाई का, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन, जहाँ तक इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिले हमें, ओके, मतलब लार्ज डिस्टेंस तक। क्लियर। अगर ये सॉलिडिफाई हो जाए सर, तो सॉलिड के केस में आ जाए तो जैसे जैसे Na और Cl हो जाए तो Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, और यहाँ
Na+Cl-, Na+Cl-। तो ये क्या है, ये एक आयनिक सॉलिड होगा बिकॉज ये पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों के बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा। समझिएगा बड़े ध्यान से इस चीज़ को। अगर मैं सोडियम लेता तो इसका, और ये है क्लोरीन, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या बनाएगा, सोडियम प्लस, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है, क्लोरीन माइनस। इन दोनों के बिटवीन देखिए अपोजिट चार्जेस हैं क्लास, तो इसलिए क्या काम करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करेगा और दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स जनरेट करता है। उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस वजह से ये दोनों ही आपस में क्या हो जाते हैं, करीब आ जाते हैं और बनने वाला बॉन्ड कैसा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड। और इसी के बिटवीन बने हुए बॉन्ड को क्या कर दिया जाए, जस्ट हाफ कर दिया जाए, तो आयनिक बॉन्ड की जगह वो क्या बन जाएगा, आयनिक रेडियस। क्लियर। तो डेफिनेशन में छोड़ रहा हूँ आपके ऊपर, लेकिन अब थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जाने वाला है। आप अगर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा क्लोरीन का एटम और क्लोरीन का आयन, ये क्लोरीन का एटम क्या है, इसका पेरेंट है ना, और ये जो आयन है इसका समझ लीजिए चाइल्ड है। तो हमेशा जो एनायन की साइज होती है अपने पेरेंटल एटम से बड़ी होती है। क्यों बड़ी होती है, क्योंकि जो क्लोरीन का एटम रहा होगा उसका एटॉमिक नंबर था 17, 17 का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन 17। लेकिन जब उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो मेरे पास 17 ही था, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 18 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 17 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे थे 17 प्रोटॉन की वजह से। अभी 17 प्रोटॉन अकेले हैं बट इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया है, तो आप समझिए इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, बाहर की तरफ पाए जाते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस था इसके अंदर अगर प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर से कम हो गया तो एक टर्म था ना क्या, जेड इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जा रहा है यहाँ पे, डिक्रीज हो जा रहा है, जिसकी वजह से एटम की साइज बड़ी हो जा रही है। वही बात अगर कैटायन के फॉर्म में किया जाए तो यहाँ दो केसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद एक शेल ही गायब हो जाए। क्लियर। और दूसरी चीज वही सेम चीज यहाँ पे सोडियम अगर रहा होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहा होगा, 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या रहा होगा, 11। लेकिन जब सोडियम प्लस बनाया होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 10, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया, 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या है, ज़्यादा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस जगह कैटायन का ज़्यादा हो गया। तो न्यूक्लियस का चार्ज अगर ज़्यादा हो जाएगा तो अब यहाँ पर 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते थे, बट यहाँ 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, तो खींच के साइज को क्या कर देंगे, छोटी कर देंगे। तो आप बताओगे कि कैटायन के केस में क्या होगा, अनायन से अपोजिट होगा। अनायन का आयनिक साइज हमेशा पेरेंटल एटम से बड़ी होती है, जबकि कैटायन की कैटायनिक साइज अपने पेरेंटल एटम से छोटी होती है। किसकी वजह से, क्योंकि जेड इफेक्ट क्या है, ज़्यादा, इसलिए साइज क्या होगी, छोटी होगी। क्लियर। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। क्या बताएंगे, जैसे कुछ क्वेश्चंस अगर मैं यहाँ पे रखना चाहूँ तो ये दो रूल हमेशा याद करके रखिएगा, आपको रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चन में बहुत मदद करेगा। पहला कैटायनिक साइज ऑफ अ cation is always smaller than its own parental atom. Example, सोडियम एंड सोडियम प्लस में कौन छोटा होगा, सोडियम प्लस छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर
चार्ज, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दूसरी चीज, ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटायन स्मॉलर इज इट्स आयनिक साइज। जैसे सोडियम प्लस मैग्नीशियम +2 एंड एल्युमिनियम +3। तो आप देखोगे एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे यहाँ पे 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, बट यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर क्या होगा 12 और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा 13। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो एटम रहा होगा उसको ध्यान दीजिए, यहाँ पर 11 प्रोटॉन मिल करके 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, लेकिन यहाँ 12 प्रोटॉन मिल करके 10 को और यहाँ 13 मिल करके अगर 10 को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो कौन सबसे ज़्यादा छोटा कर देगा। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करते हैं तो आपको सबके केस में 2 8 ही मिलेगा। इसका मतलब जो नंबर ऑफ शेल है वो सबके केस में क्या है 2 ही है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो एल्युमिनियम की साइज छोटी क्यों, सेल है तो भाई 2 ही है तो सबका बराबर होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब 13 प्रोटॉन मिल करके दूसरे शेल को अट्रैक्ट करेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से सेल की साइज क्या हो जाएगी, छोटी। इसकी साइज इसके कंपेरिजन में थोड़ी बड़ी और इसकी सबसे बड़ी। तो वही ये कह रहा है ग्रेटर द चार्ज ऑन द कैटायन स्मॉलर इज इट्स आयनिक साइज। ओके, अगर ये बात कैटायन के केस में किया जाए तो क्या होगा, सॉरी एनायन के केस में किया जाए तो क्या होगा। तो चलिए दो बातें एनायन के साथ भी हो जाए। इस एग्जांपल को मैं यहाँ अगेन राइट कर दे रहा हूँ, आप इसे राइट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन होगा यहाँ पे, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, देन सोडियम सबसे बड़ा होगा। ओके, दूसरी बात आ रही है यहाँ पे एनायन की। ओके, तो आप बताओगे एनायनिक साइज ऑफ anion of an anion is always greater than its parental atom। क्यों भैया, ड्यू टू डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। कैसे, बहुत ही कॉमन एग्जांपल बार बार मैं वही रखता हूँ, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17। अब जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या होगा, तो ये बना देगा क्लोरीन का आयन। जब तक ये क्लोरीन था क्या था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। अब जब ये क्लोरीन का आयन हो गया 288। एटम की साइज़ यहाँ क्या होगी, 3 शेल हमें ड्रा करने हैं, लेकिन अगर यहाँ 3 शेल हमें ड्रा करने होंगे तो वो पेरेंटल एटम की साइज से क्या होंगे, काफ़ी बड़े होंगे। क्यों, वजह ऐसा क्या है, क्योंकि सर अब तक 3 शेल को कितने प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन का नंबर यहाँ पर हो गया 18 और प्रोटॉन का नंबर हो गया 17। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर हो गया 17 एंड प्रोटॉन का नंबर हो गया 17। तो ये जो प्रोटॉन मौजूद है वो है न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन मौजूद है शेल में। तो जो शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो तीसरे शेल तक है ना, तो न्यूक्लियस 17 ही है और तीसरे शेल को अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ प्रोटॉन कितना है, 17 ही है और तीसरे शेल को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ लोड इसके पास ज़्यादा है, कितना है, 18 इलेक्ट्रॉनों का है, इसलिए इसकी साइज क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। तो ज़्यादा कौन है, सपोज करो रस्सा कसी का खेल हो रहा हो और यहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन है और यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये है हमारे पास 17 और ये 18 हो गए, तो ज़्यादा कौन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये खींच लेगा अपनी तरफ, सेल की साइज बड़ी हो जाएगी। क्लियर, ओके। दूसरी चीज़, जो भी एनायन हैं अगर उनके पास चार्ज ज़्यादा होगा तो उनकी साइज भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो क्या बताओगे,
स्टार लगा दे रहा हूं यहां पे, ग्रेटर द चार्ज ऑन एनायन, ग्रेटर विल बी एनायनिक साइज। क्लियर? जैसे नाइट्रोजन है मेरे पास -3, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1, इलेक्ट्रॉन कितना यहाँ पे सर 7 + 3 = 10। क्यों? क्योंकि 7 तो इसका एटॉमिक नंबर था, -3 का मतलब 3 क्या हो जाएगा और ऐड हो जाएगा। ऐसे ही ऑक्सीजन के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 ही होंगे। यहाँ प्रोटॉन होगा 7 बट यहाँ प्रोटॉन होगा 8, यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा 10 बट प्रोटॉन होगा 9। तो कहाँ पर देखिए ध्यान से, इन कंडीशंस पे ध्यान दीजिए। तो सबसे ज़्यादा प्रोटॉन कहाँ है? इसके पास है 10 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये तो खींच के साइज को छोटी कर देगा ना, इसलिए साइज इसकी छोटी रहेगी। लेकिन यहाँ चार्ज क्या है? सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 10 है, मगर अट्रैक्ट कितने लोग कर रहे हैं? 7 ही लोग कर रहे हैं। वही रस्साकसी का खेल, इसलिए 10 लोग ज़्यादा हैं तो 7 लोग उनको ज़्यादा अट्रैक्ट कर नहीं पाएंगे, खींच लेंगे बाहर की तरफ और सेल की साइज हो जाएगी बड़ी। इसलिए निगेटिव के केस में जिसके ऊपर चार्ज ज़्यादा रहेगा उसकी साइज क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। अब अगर आपको मिक्स फॉर्म में दे दिया जाए, मिला दिया जाए कि चलो अब इसे आप आइडेंटिफाई करो और अरेंज करो, -3 Na+2 Mg+2 Na+NMg+2 O-2 F-Al+3। तो मुझे नहीं लग रहा आपको दिक्कत होगी, आप बड़ी आसानी से अरेंज कर सकते हो। इनमें से सबसे पहले आपको एनायन को छांट के अलग कर लेना है, ओके, और उनकी साइज को क्या कर देना है? उनके चार्ज के अकॉर्डिंगली अरेंज कर देना है। ये हो गया। अब आपको कैटायन लेना है, ठीक। कैटायन में सबसे बड़े वाले को सबसे लास्ट में रखो, उससे कम वाले को उससे पहले और उससे कम वाले को उससे पहले, और आपको दिक्कत नहीं होगी। ये है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। सबसे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। क्लियर? तो ये हो गई आपकी आयनिक साइज, ओके। तो और अब बात कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एटॉमिक रेडियाई की, कि किन किन चीज़ों से या किन किन फैक्टर से वो अफेक्टेड होता है बहुत ही ईजी। हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे समझने में, आपको लगभग आप ऑलरेडी पहले से भी जानते हो। पहला यहाँ पर क्या कह रहा है? पहला कह रहा है ZEF, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज क्या होगी? डिक्रीज होगी। मान लीजिए कोई एटम है मेरे पास A, ठीक, इसका जो न्यूक्लियस है इसमें 10 पॉजिटिव है, और दूसरा है एटम B, इसके न्यूक्लियस में 8 पॉजिटिव है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 10 है। तो इन दोनों में से किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है? सर A का ज़्यादा है। तो जो एटम की साइज होगी इन दोनों में से किसकी बड़ी होगी? तो सर बड़ी होगी B की, और A की क्या होगी? छोटी होगी। पहला। दूसरा, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। आप याद करिए, अगर हम लोग ग्रुप की बात कर रहे हैं, तीसरा हो गया यहाँ पर 11, यहाँ पर पोटेशियम, तो आप बोलते हो सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 2 8 1, इसका 2 1 और इसका 2 8 8 1। तो नंबर ऑफ शेल क्या हो रहा है? क्लास इंक्रीज हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर 2 शेल ही आपको ड्रा करना है, जबकि सोडियम के केस में आपको 3 शेल ड्रा करना पड़ेगा, एंड इन केस ऑफ पोटेशियम यू हैव टू ड्रा 4 शेल। क्लियर? तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे शेल की साइज भी बढ़ती जाएगी, इसका मतलब एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, तो भी एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? याद करिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता था? भाई, अगर किसी एटम में जो उसका आउटर मोस्ट शेल होता था उससे पहले जो है वो फुल्ली फील्ड हो जाए, अगर वो फुल्ली फील्ड हो जाता था तो क्या काम करता था? रोटेशन के दौरान वो स्ट्रॉन्ग शील्ड जनरेट करता था। ये शील्ड क्या काम करता है? एक निगेटिव पोटेंशियल जनरेट करता था। तो जो आउटर मोस्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है यहाँ पे, उसके साथ क्या घटना होगी? इन दोनों के बिटवीन रिपल्सन हो जाएगा और एटम की साइज क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। इसलिए स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो उसके एटम की साइज क्या होगी? ज़्यादा होगी।
ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अगर किसी के पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो उसके आयन की साइज छोटी होगी। क्यों भैया? अगर पॉजिटिव ज़्यादा है तो ध्यान से देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। चलो मैं दोनों को यहीं शिफ्ट कर दे रहा हूँ, इसी के बगल में ही। हाँ, तो यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा नाइट्रोजन इतना, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो सबसे बड़ा कौन होगा यहाँ पे? तो आप बोलोगे सर सबसे बड़ा नाइट्रोजन होगा, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 10 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 ही होगा, नंबर ऑफ शेल 2 ही होंगे, और इन दोनों को अट्रैक्ट करने वाले कितने प्रोटॉन हैं इसके पास? 7 है, तो 7 लोग दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है क्लास, तो यहाँ भी 10 ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, नंबर ऑफ शेल 2 ही हो रहे हैं, लेकिन 8 प्रोटॉन है ना, तो वो अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए आप चले जाएंगे, आगे भी एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो आप बताओगे जिसके पास नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसके आयन की साइज उतनी बड़ी होगी, जिसके पास पॉजिटिव वाला होगा उसके आयन की साइज उतनी ही छोटी होगी। ओके, और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का क्या है? ऑर्डर है, बाद में चर्चा हो ही रही है। दूसरा बॉन्ड ऑर्डर, ये चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लीजिए। हाँ, क्योंकि ये चौथे चैप्टर में अभी जाकर के मिलेगा हम लोगों को बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता क्या है? अभी यहाँ मैं बस बहुत थोड़ा सा बोल रहा हूँ आपको, बस आपको बोलना है नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। दो एटम अगर आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं तो उनके बिटवीन जो बॉन्ड है, जैसे क्लोरीन और क्लोरीन के बिटवीन एक ही बॉन्ड है, क्लियर। इसी जगह ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बिटवीन 2 बॉन्ड है। इसी जगह नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बिटवीन क्या है? 3 बॉन्ड है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? सर इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? सर इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2, और इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है उसके एटम की साइज क्या होगी? छोटी होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा रहेगा, ओवरलैपिंग एरिया हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, ज़्यादा कंट्रैक्शन हो जाएगा। मतलब सर यहाँ पर 3 बॉन्ड अगर बन रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कितना मिलेगा? 6 इलेक्ट्रॉन का मिलेगा ना। 6 इलेक्ट्रॉन का मिलने का मतलब जो ओवरलैपिंग एरिया होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यहाँ दूसरे वाले में सर 4 इलेक्ट्रॉन का मिलेगा, और यहाँ तो सर 2 ही इलेक्ट्रॉन का मिलेगा। तो ओवरलैपिंग एरिया इसका सबसे कम, इसका उससे ज़्यादा, इसका सबसे ज़्यादा। तो वही ये कह रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा होगा उसकी एटॉमिक साइज छोटी होगी। तो ये हैं कुछ फैक्टर अफेक्टिंग्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के अगले टॉपिक पे। बात करने वाले हैं हम लोग पीरियोडिक ट्रेंड्स की। पीरियोडिक ट्रेंड, ओके। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे अक्रॉस पीरियड, कि अगर पीरियड की बात हम लोग करते हैं तो क्या होगा? एटॉमिक साइज पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होगी, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ओके, तो आप क्या बताओगे? इट इज डिक्रीज, ओके, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। क्यों? क्योंकि एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, मीन्स अगर मैं यहाँ पे रखूँ सेकेंड या थर्ड पीरियड, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की बात करूँ मैं, तो मिलेगा मुझे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। क्लियर? एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 एंड नियॉन 10। जैसा कि रूल में कह रहा है, रूल का कहना क्या है कि लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग जा रहे हैं तो ध्यान दीजिए इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा N, वहाँ पहुँचते हैं NS122 NP126। मतलब 2 ही शेल हम लोगों को यहाँ पर मिलने हैं। पहला कौन सा होगा? ध्यान दीजिएगा, इसका होगा 1s2 2s1, इसका 1s2
2s2, इसका 1s2, 2s2 2p1, इसका 2s2 2p2, इसका 2s2 2p3, यहाँ सर 2p4, 2p5, 2p6। मतलब अगर शेल को ड्रा करने की बात की जाए तो आप बोलोगे सर 2 ही शेल हम लोगों को ड्रा करने हैं सबके साथ। ये पहला हो गया इतना बड़ा। बेरिलियम के साथ में क्या होगा? आपने कहा यहाँ 3 प्रोटॉन है और यहाँ 4 प्रोटॉन है। प्रोटॉन का नंबर बढ़ा मतलब न्यूक्लियस की साइज क्या हो गई? बढ़ गई। सॉरी, न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया? बढ़ गया। इसलिए खींच के साइज को क्या कर देगा? छोटा कर देगा। यहाँ 5 है, वो 5 प्रोटॉन दूसरे शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तब ये क्या काम कर देगा? साइज को और छोटा कर देगा। कार्बन क्या काम कर देगा? और छोटा कर देगा। नाइट्रोजन क्या काम कर देगा? और छोटा। ऑक्सीजन के साथ में क्या घटना होगी भाई? और छोटा। इसके लिए और छोटा। नियॉन का तो फिर सबसे छोटा। ऐसा रूल के अकॉर्डिंगली कह रहा है। इसका मतलब हो गया रूल के अकॉर्डिंगली जो साइज होगी सबसे बड़ी लिथियम की होगी, फिर बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ऐसे चलता हुआ चला जाएगा। लेकिन ये सही नहीं है। अब इसे हमें ध्यान से समझना है। ध्यान से समझिए। देखिए, अगर ये बात सच है, क्या आपको लग रहा है ये बात सच है? मैं कह रहा हूँ नहीं, बिल्कुल भी सच नहीं है। ये ऑर्डर रॉन्ग है। तो सही क्या है सर? आपने तो पीरियड में इसकी डेफिनेशन में यही बताया है, वही तो समझना है। यही तो ट्विस्ट है यहाँ पे। देखिए, दिमाग की क्या काम करनी है? बत्ती को जला लेना है। तो क्या कह रहा है दिमाग जली हुई बत्ती के साथ साथ में? ये हमें कुछ जानकारी दे रहा है। क्या जानकारी दे रहा है? ध्यान दीजिएगा। इस जगह लिथियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दिमाग की बत्ती जल गई, हटा देता हूँ, जरूरत है ना इस जगह के हम लोगों को। इलेक्ट्रॉन का नंबर है यहाँ पे मेरे पास 3 और प्रोटॉन का नंबर भी मेरे पास कितना है? 3। क्लियर? और शेल कितने हैं मेरे पास? समझिएगा, शेल कितने हैं मेरे पास? सर शेल का नंबर है 2। चलिए बेरिलियम के पास पहुंचिए। इलेक्ट्रॉन का नंबर है सर 4, प्रोटॉन का नंबर है मेरे पास 4, बट शेल कितना है मेरे पास? सर शेल तो 2 ही है। बोरान के पास पहुंचिए। इलेक्ट्रॉन का नंबर है इस बार 5, प्रोटॉन का नंबर है इस बार 5 और शेल का नंबर कितना है? सर शेल तो 2 ही है। कार्बन के पास पहुंचिए। सर कार्बन का इलेक्ट्रॉन का नंबर है 6, प्रोटॉन का नंबर है यहाँ पे 6 और शेल कितने हैं मेरे पास? सर शेल तो 2 ही है ना, 2 ही शेल तो है। नाइट्रोजन के पास सर इलेक्ट्रॉन हो गया 7, प्रोटॉन हो गया 7 और शेल हो गए 2। ऑक्सीजन के साथ पहुंचिए। सर ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉन हो गया 8, प्रोटॉन का नंबर हो गया 8 और शेल का नंबर हो गया 2। फ्लोरीन का क्या हो गया? फ्लोरीन के पास हो गया इलेक्ट्रॉन का नंबर 9, प्रोटॉन का नंबर हो गया 9, बट शेल तो शेल ही है ना, यहाँ पे 2 ही तो है। नियॉन के पास पहुंचिए। सर नियॉन में इलेक्ट्रॉन का नंबर 10, प्रोटॉन का नंबर 10, बट शेल तो 2 ही है। अब समझिएगा, ये बताइए, अगर 3 प्रोटॉन दूसरे शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो दूसरे शेल की एनर्जी होगी उसे 3 लोग अगर अट्रैक्ट करेंगे तब ज़्यादा अट्रैक्ट करके छोटा कर पाएंगे, कि उसी दूसरे शेल को 4 लोग अट्रैक्ट करेंगे तब ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेंगे, कि उसी दूसरे शेल को 5 लोग करेंगे तब कर पाएंगे। आगे उसी दूसरे को 6, उसी दूसरे को 7, उसी दूसरे को 8, उसी दूसरे को 9, उसी दूसरे को 10। इसका मतलब हो गया सर उसी 2 शेल को, दूसरे शेल को अगर 3 लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या घटना होगी? शेल तो हमें 2 ही ड्रा करना है ना भाई, ध्यान दीजिएगा। शेल तो 2 ही ड्रा करना है, पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। क्लियर? लेकिन अगर 4 लोग अट्रैक्ट करेंगे दूसरे ही शेल को तो शेल की साइज क्या हो जाएगी भाई? 3 के कंपैरिजन में तो 4 लोग ज़्यादा खींच ही लेंगे ना, इसलिए इसकी साइज क्या हो जाएगी? थोड़ी सी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। ठीक है सर। अब अगर 5 लोग मिलकर के दूसरे सेल को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा? सेल की साइज तो सर फिर और छोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और छोटी हो जाएगी।
कार्बन के साथ क्या घटना होगी समझिएगा। तो सर कार्बन आ गया यहाँ पे, कार्बन की ध्यान देंगे तो कार्बन में 6 प्रोटॉन 2 सेल को खींच रहे हैं। तो इस जगह क्या होगा, सेल की साइज और छोटी हो जाएगी। चलिए नाइट्रोजन के साथ में क्या घटना होगी, सर नाइट्रोजन यहाँ पर 7 है तो 7 प्रोटॉन दूसरे सेल को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस जगह पर क्या होगा, इसकी साइज इससे भी ज़्यादा छोटी हो जाएगी। भाई कार्बन से भी ज़्यादा छोटी किसकी हो जाएगी, नाइट्रोजन की। अब यहाँ पहुँचिए, ऑक्सीजन के साथ क्या घटना होगी, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन दूसरे सेल से अट्रैक्ट कर रहा है तो क्या होगा, इसकी साइज और छोटी हो जाएगी। आई ना बात समझ में। और ऐसे आ जाइए फ्लोरीन के पास, ऐसे आ जाइए नियॉन के पास। इसका मतलब हो गया इसके सेल की साइज क्या हो जाएगी, और छोटी, और नियॉन का भी क्या हो जाएगा, सबसे छोटा। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये आर्डर भी क्या है, गलत है। अरे सर गलत ही बता रहे थे, फिर सही कब बताएंगे, रहने दीजिए बताने को फिर। अरे सुनते हैं ना, कहाँ गलत है समझते हैं भाई। देखिए तीसरा शेल दूसरे शेल को 3 प्रोटॉन अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो सेल की साइज यही होगी, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। 4th में भी कोई दिक्कत नहीं, 6th में, 5th में भी, 6th में भी, 7th में जरा सा आ जाइए। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 7 का क्या है, समझिएगा इस चीज़ को बहुत बारीकी से समझिएगा। सर आउटर मोस्ट सबसेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2p3। इसका मतलब हमें यहाँ कितना शेल ड्रा करना है, सर 3। कितना ड्रा करना है, 3, जिसमें से तीनों इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो एक ही दिशा में है, ये रहा। क्लियर, समझिएगा। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2p4। क्या है, 2p4। इस जगह अगर मैं बात करता हूं तो p में कितने सबसेल होते हैं, सर होते तो 3 हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पे, सर 1 2 3, और ये क्या हो गया, चौथा हो गया ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चौथे में आते ही इस ऑर्बिटल का जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 हो जाएगा। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉनों का अट्रैक्शन एक ही डायरेक्शन में था, अब यहाँ 3 का नहीं रह गया, 2 का रह गया। बिकॉज एक आप याद होगा प्लस देता है 1/2 और तो दूसरा माइनस देता है 1/2। 2 इलेक्ट्रॉन अगर आ जाएंगे तो क्या घटना होगी समझिएगा। इस सेल को मैं हटा रहा हूं तो सेल की साइज इतनी बड़ी नहीं होगी। वजह क्या होगा आप बताओगे, अगर इस सेल को मैं बड़ा कर दूं और समझने की कोशिश करूं तो होना क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है सर क्लॉकवाइज, दूसरा इलेक्ट्रॉन है एंटी क्लॉकवाइज। दोनों इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो निगेटिव ही होगा ना, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिटल में रिपल्स करेगा। इसे हम लोग बोलते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, जिसकी वजह से क्या होती है, रिपल्सन होने से सेल की साइज बड़ी हो जाती है। इसलिए ऑक्सीजन की साइज छोटी होनी चाहिए थी नाइट्रोजन से, बट छोटी होती नहीं है। यहां पर मैं आपको बता दूं, नाइट्रोजन की जो साइज होती है वो होती है 70 पिकोमीटर, जबकि ऑक्सीजन की हो जाती है 72 या 73 पिकोमीटर के आसपास। ओके, इसलिए जब इसके सेल को आपको ड्रा करना होगा तो आपको क्या ड्रा करना है, फ्लोरीन को मैं थोड़ा सा रिप्लेस कर रहा हूँ उस तरफ, आपको नाइट्रोजन से बड़ा ड्रा करना है। आई ना बात समझ में, नाइट्रोजन से बड़ा ड्रा करना है। क्लियर। तब तो सर ये देखिए आप, अगर ऐसे ही बात है तब तो फ्लोरीन के पास चलिए तो इसका हो रहा है कितना, 2p5। यहाँ पर p में भी कितने सेल होंगे सर, 3 ही होंगे। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा सर, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 5। तो चलिए ना सर, उसी रूल को अगर ध्यान में रखा जाए जो आपने ऑक्सीजन के लिए बताया, तो यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन फील्ड है, एक ये रहा और एक ये रहा, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट 2 ऑर्बिटल का कैंसिल हो गया, 2 का 0 हो गया, इसका भी 0, इसका भी 0, सिर्फ एक की ही वजह से अट्रैक्शन हो रहा है। इसका मतलब हो गया तब तो इसकी एक बार यहाँ से रिपल्सन होगा और एक बार यहाँ से होगा, ज़्यादा रिपल्सन होगा, फ्लोरीन की साइज और बड़ी हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हुआ था, हाफ फील्ड के बाद एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ था और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने बड़े थे,
नाइट्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन के केस पर सिर्फ +1। लेकिन फ्लोरीन तक पहुंचते पहुंचते कितने ऐड हो गए, +1, और मतलब टोटल 2 प्रोटॉन का इंक्रीमेंट हो चुका है। तो जितना इसका रिपल्सन होता है उससे कहीं ज़्यादा इसका अट्रैक्शन होता है, इसलिए इसकी एटॉमिक साइज छोटी ही रहेगी, बड़ी नहीं रहेगी और ऑक्सीजन से छोटी रहेगी, याद रखिएगा। लेकिन आगे अब बढ़िए, बात हो रही है अगर नियॉन की, तो नियॉन की एटॉमिक साइज क्या होगी, सबसे छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब क्यों, क्योंकि सर इसके पास भी देखिए ना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं p ऑर्बिटल में, सर 6 हैं, फुल्ली फिल्ड है, सब कुछ 0 हो गया ना, छोटा कर देना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो, नियॉन क्या है, नोबल गैस है, और नोबल गैस कभी किसी से रिएक्शन करता नहीं है। क्यों नहीं करता, क्योंकि ये ऑलरेडी फुल्ली फिल्ड है। इसका मतलब इसे इलेक्ट्रॉनों को शेयर करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि नियॉन का एक एटम नियॉन के दूसरे एटम के साथ क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा ना। इसका मतलब ये कोवेलेंट रेडियाई तो कभी नहीं बनाएगा। मेटल तो है नहीं, इसलिए मेटेलिक रेडियाई ये बना नहीं सकता। तो सोचिए बचा क्या, सर वंडरवॉल रेडियाई, और वंडरवॉल रेडियाई सबसे बड़ा होता है ना। देखिए लिथियम क्या है, यहाँ पे मेटल है, ये क्या बनाएगा, मेटेलिक रेडियाई, और ये क्या बनाएगा, वैंडरवॉल रेडियाई। तो वैंडरवॉल रेडियाई तो सबसे बड़ी होती है ना क्लास, इसलिए नियॉन की साइज जो होगी अपने पर्टिकुलर पीरियड में मौजूद जितने भी एलिमेंट यहाँ पर हैं उन सब से क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो जो नियॉन की साइज होगी वो सबसे बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि ये वैंडरवॉल रेडियाई बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसी से रिएक्शन नहीं करता, कोवेलेंट रेडियाई नहीं बना सकता है, मेटल है नहीं, इसलिए मेटेलिक बनाने का कोई चांस है नहीं। तो यहाँ आप देखोगे इस जगह लिथियम का अगर, तो लिथियम का जो आयनिक कोवेलेंट रेडियाई होती है वो होती है, एटॉमिक रेडियाई जो होती है वो 152 पिकोमीटर, और यहाँ अगर आप पहुँचते हो तो इसकी मिलती है हमें 160 पिकोमीटर, इसकी वैंडरवॉल रेडियाई या फिर रेडियाई। तो इसकी रेडियाई कैसी रहेगी, 152, कितनी रहेगी, 152, इसकी कितनी, 160। मतलब पीरियड में जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनकी एटॉमिक रेडियाई तो सबसे बड़ी होती ही होती है, लेकिन हर पीरियड का लास्ट नोबल गैस एलिमेंट के एटॉमिक रेडियाई सबसे बड़ी होती है, क्योंकि वो वैंडरवॉल रेडियाई देता है। ओके चलिए ठीक, तो ये हो गई बात किसकी, ये बात हो गई पीरियड में। तो अब बताइए कौन सा ऑर्डर सही है, सर ये वाला ऑर्डर सही है जो आपने अभी बनाया लास्ट में। क्लियर, तो थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। क्या बताओगे, पीरियड में चलने पर, लेफ्ट टू राइट चलने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इसलिए एटॉमिक साइज छोटी होनी चाहिए इसी रूल के अकॉर्डिंगली, लेकिन होता नहीं है, इसलिए ऑर्डर क्या है, गलत है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और नंबर ऑफ शेल को स्प्लिट कर लिया जाए तो यहाँ से हमें पता चलता है कि 3 प्रोटॉन दूसरे शेल को अट्रैक्ट करता है, और ऐसे ऐसे एक एक प्रोटॉन ऐड होता हुआ चला जा रहा है, दूसरे शेल को ही अट्रैक्ट कर रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बढ़ रहा है बट नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ रहा है, इसलिए साइज को छोटी 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 करते जाना चाहिए। तो छोटी तो नहीं कर रहा, कहाँ तक छोटी कर रहा है, नाइट्रोजन तक छोटी कर रहा है। उसके बाद क्या हो जा रहा है, इंटर आयनिक रिपल्सन मिल जा रहा है, इंटर आयनिक रिपल्सन मिल जा रहा है, जिसकी वजह से साइज क्या हो जा रही है, बड़ी हो जा रही है। इसलिए नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की साइज क्या है, बड़ी है। ओके, और फ्लोरीन की साइज भी नाइट्रोजन से बड़ी है, याद रखिएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन की साइज जो होती है वो 70 पिकोमीटर, कितना, 70 पिकोमीटर, और फ्लोरीन की 72 पिकोमीटर, और ऑक्सीजन की लगभग 74 पिकोमीटर। इसका मतलब हो गया कि पूरे के पूरे पीरियड में सबसे छोटा कौन है, नाइट्रोजन ही है। इसका मतलब हर पीरियड में 15 ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो सबसे छोटे हैं, इनसे पहले वाले भी बड़े हैं और इनसे आगे भी क्या होने हैं, बड़े ही होने हैं। ओके, तो ये रहेगा आपका ऑर्डर, नाइट्रोजन सबसे छोटा, ऑक्सीजन फिर उससे बड़ा, फ्लोरीन ऑक्सीजन से तो छोटा बट नाइट्रोजन से बड़ा, और उसके बाद नोबल ही है जो सबसे बड़ा होगा। क्लियर, तो ये हो गई आपकी पीरियोडिक ट्रेंड्स में पीरियड की बात। अब आइए बात कर लेते हैं ग्रुप की जल्दी से। थोड़ा बड़ा वीडियो बन गया लेकिन कोई नहीं, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए इसमें। अभी तो इफेक्टिव फैक्टर अफेक्टिंग्स वगैरह मैंने जानबूझ के नहीं दिया है क्योंकि वो सारी बातें यहीं पर हो जा रही हैं। हाँ चलो मैं लास्ट में उसको ऐड कर देता हूँ फैक्टर अफेक्टिंग, क्योंकि अब वहाँ पर चलेंगे तो सारी बातें आपको तो पता ही है, बस एक जगह रहेगा, एक बार आप देख लेंगे जान जाएंगे हाँ हाँ ये इन फैक्टर से ये अफेक्टेड होता है। ओके, अब बात करेंगे किसकी, ग्रुप की। ग्रुप में क्या होगा, आप बोलोगे सर ये रहा लिथियम, ये रहा सोडियम, ये रहा पोटेशियम, मैं ज़्यादा नहीं लूँगा।
लिथियम के एटॉमिक नंबर है 3, इसका है 11, इसका है 19। अब बोलोगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, या फिर ऐसे रखो 2 और 1, इसका हो जाएगा 281, इसका क्या हो जाएगा 2881। इसके सेल को अगर आप ड्रा करोगे सर 2 ही सेल ड्रा करने हैं। सोडियम को अगर आपको ड्रा करना पड़ेगा सर 3 सेल ड्रा करने पड़ेंगे। पोटेशियम को अगर आपको ड्रा करना है सर 4 सेल ड्रा करना पड़ेगा। इसका मतलब जब डाउन द ग्रुप हम लोग चलेंगे तो एटम की साइज क्या होगी, बढ़ेगी। तो आप क्या बोलोगे, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीजेस हो रहा है भैया, क्यों इंक्रीज हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, बिकॉज एक एक शेल उसमें ऐड होते हुए चले जा रहे हैं, इसलिए ग्रुप के लिए कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक एक्सेप्शन है भाई, उसे देख लीजिए बस। एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, कौन सा है, एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, कौन सा है, वो है 13 ग्रुप का। थोड़ा ध्यान दीजिए इसके ऊपर। तो बोरान है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है। बोरान का एटॉमिक नंबर होता है 5, इसका होता है 13 और इसका होता है 31। सारी बातें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्लियर होंगी, ध्यान दीजिएगा। आप बोलोगे बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 होगा। इसी जगह एल्युमिनियम का 1s2 2s2 2p1 3s2 3p1 होगा। और अगर गैलियम की बात मैं करता हूँ तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड 4p1। इससे क्या होगा समझिएगा। एक टर्म था ट्रांजिशन एलिमेंट, याद आया। ट्रांजिशन क्या होता था सर, ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते थे जिनके डी ऑर्बिटल में 1 से लेकर के 10 के बिटवीन एलिमेंट हों, मतलब 0 से लेकर ये 1 भी रहे, 1 to 9 एलिमेंट, ऐसा लिख दो, 1 to 9 होते थे, वो ट्रांजिशन कहलाते थे। अगर डी में कंप्लीटली 10 हो जाता था तो ट्रांजिशन नहीं कहलाता था, तब उस समय क्या होने लगता था, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होने लगता था। थोड़ा ध्यान दो, क्या बोरान के पास डी ऑर्बिटल है, नहीं है। क्या एल्युमिनियम के पास डी ऑर्बिटल है, हाँ सर है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d0 डी ऑर्बिटल है, मगर 0 इलेक्ट्रॉन है। यही बात अगर गैलियम के साथ देखा जाए तो डी ऑर्बिटल भी है और वो फुल्ली फील्ड भी है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा क्लास, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अब इसे यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन करना है क्योंकि ये आगे चल करके है, हाँ अभी सिलेबस में नहीं है। बस इतना समझ लो कि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ होती है जब डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड हो जाता है, तो जिसकी वजह से साइज क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो यहाँ रूल के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो इसके पास तो 4 शेल है, मतलब गैलियम के पास जो टोटल नंबर ऑफ शेल होगा क्लास, वो कितना होगा, 4 होगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से इस 4 शेल क्या होंगे, बहुत ही नज़दीक आ जाएंगे, और एल्युमिनियम के कंपैरिजन में इसकी साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इसलिए एल्युमिनियम की साइज गैलियम से भी बड़ी होती है। ये एक्सेप्शन है 13 ग्रुप में। ओके, तो सबसे यहाँ अगर मैं कह दूँ बोरान है, एल्युमिनियम है और गैलियम है, तो क्या बताएंगे आप कि बोरान और एल्युमिनियम में तो बड़ा एल्युमिनियम है ही, लेकिन गैलियम और एल्युमिनियम में भी एल्युमिनियम बड़ा है। क्यों, बिकॉज गैलियम में ट्रांजिशन कंस्ट्रक्शन मिलता है, जिसकी वजह से साइज छोटी हो जाती है। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, ग्रुप की, और कहीं पर कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। तो ये था हमारा एटॉमिक साइज, जो कि हुआ हमारा कंप्लीट। फैक्टर अफेक्टिंग है, मैंने बीच बीच में बोला है, एक जगह नहीं दिया हुआ हूँ, अभी लास्ट में मैं उसे ऐड कर दे रहा हूँ एज अ डीपीपी की तरीके से। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।